जी हाँ, हम लोग जो है प्रोसेसिंग पढ़ लिए थे और मैसेंजर आरएनए के बारे में बता रहे थे कि अब इसका ट्रांसलेशन होना है। और मैसेंजर आरएनए में हमने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था कि इसमें ऐसे तीन तीन नाइट्रोजन बेस के ग्रुप में जो है ये कोडान्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इनमें पहला कोडान जो होता है इसको इनिशिएशन कोडान कहते हैं। इनिशिएशन कोडान ये पहला कोडान होता है और ये जो कोडान है इसको हम नाम देते हैं टर्मिनेशन कोडान। हम इसे टर्मिनेशन कोडान कहते हैं। ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है। इधर भी यूटीआर हमने आपको बताया था और यूटीआर हमने इधर भी बताया था जिसका कि ट्रांसलेशन नहीं होता। बाकी ये सभी कोडान्स हैं। बीच के जो ये कोडान्स हैं इनको हमने एलांगेटर कोडान कहा था। एलांगेटर कोडान कहा था, ठीक। ये कोडान्स क्या है और ये मैसेंजर आरएनए है आपका। दिस वन इज मैसेंजर आरएनए। ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। हमें इसका ट्रांसलेशन करना है। जब ये ट्रांसलेट हो जाएगा, इसके ट्रांसलेट हो जाने के बाद होगा क्या कि जब ये ट्रांसलेट हो जाएगा इससे पेप्टाइड बनेगा। जब भी इसका ट्रांसलेशन होगा, व्हेन दिस गेट्स ट्रांसलेटेड, तो यहां पर पहला एमिनो एसिड ये बनेगा, एमिनो एसिड 1। फिर दूसरे कोडान से एमिनो एसिड सेकंड होगा, तीसरे कोडान से एमिनो एसिड थर्ड होगा, चौथे कोडान से एमिनो एसिड 4 होगा। कितने कोडान है इसमें? 5 दिखाए गए हैं। 5वें कोडान से कोई एमिनो एसिड नहीं होगा। ऐसे इस तरह से अगर किसी भी मैसेंजर आरएनए में 3 इलांगेटर कोडान है, एक इनिशिएशन कोडान है और एक टर्मिनेशन कोडान है, तो इससे बनने वाला जो पॉलीपेप्टाइड है उसमें कुल मिलाकर के 4 एमिनो एसिड आएंगे, क्योंकि टर्मिनेशन कोडान किसी भी प्रकार के एमिनो एसिड को चेन में नहीं देता, ठीक। टर्मिनेशन कोडान का मतलब नो एमिनो एसिड फर्दर, कोई भी एमिनो एसिड अब दोबारा नहीं जुड़ेगा। तो अगर 5 इसमें कोडान है तो 5 में से जो अंतिम कोडान है दैट इज ट्रीटेड एज व्हाट? टर्मिनेशन कोडान, and this will not code for any kind of amino acid. The polypeptide which is formed after its translation will consist of only 4 amino acids. The first amino acid is fixed because the initiation codon is AUG, ठीक। तो इस पहले नंबर पर अगर ये प्रोकैरियोट है तो फॉर्मिल मेथियोनिन होगा। फॉर्मिल मेथियोनिन किसमें? प्रोकैरियोट में। और अगर ये यूकैरियोट है तो इसमें मेथियोनिन डायरेक्ट अटैच होता है, ये है। तो पहला कोडान जो है वो इनिशिएशन कोडान है और इसके लिए प्रोकैरियोट में फॉर्मिल मेथियोनिन जुड़ता है और यूकैरियोट में पहला एमिनो एसिड जो होता है वो मेथियोनिन होता है। टर्मिनेशन कोडान से कोई भी कोडान नहीं जुड़ेगा तो इसका भी फंक्शन तय है कि दिस विल नॉट कोड फॉर एनी काइंड ऑफ एमिनो एसिड। रेस्ट अदर इलांगेशन कोडान्स जो बीच में यहाँ पर स्थित हैं उनमें उनकी प्रॉपर्टी ये है कि वो किसी न किसी एमिनो एसिड को क्या करेगा? कोड करेगा। तो ये 3 इलांगेटर से 3 एमिनो एसिड्स आपको चेन में प्राप्त होंगे। कुल मिलाकर के अगर हम ये देखें तो यहाँ पर सीधा ये निकल के आ रहा है कि 1 कोडान विल कोड फॉर 1 एमिनो एसिड। एक कोडान पॉलीपेप्टाइड में एक एमिनो एसिड को कोड करेगा। यह है कहानी। सभी ने लिख लिया? अंधेरा कर देगा ये, अभी तो फिलहाल ठीक है। क्लियर है?
अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा कोडान किस एमिनो एसिड को कोड करेगा। इसे जानने के लिए हमको एक सेपरेट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम क्या है, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए और जेनेटिक कोड के बारे में हम चर्चा करें और यहीं से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पहले हम ये जान लें कि कौन सा कोडान किस एमिनो एसिड को कोड करेगा, पहले हम ये जान लें। और तो उसके बाद फिर जो है हम इस पर यहीं से आगे फिर चलेंगे कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया क्या होती है। लेकिन ट्रांसलेशन की प्रक्रिया क्या है, इसे जानने के लिए आपको जेनेटिक कोड जानना चाहिए। ठीक, हमारे पास वीडियो है, मैं उसे अपडेट कर दूंगा आपको, राइट। लेकिन उस वीडियो के बाद भी आप कहेंगे कि साहब यहाँ पर ये वाला बढ़िया रहता है, तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं। तो आप जान लीजिए, ब्रीफिंग करेंगे, बहुत डीप में नहीं चलेंगे, क्योंकि एक वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, ये भी, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या है। आइए और बात करते हैं जेनेटिक कोड पर। मिटा दे रहे हैं इसको। जी हाँ, जेनेटिक कोड। जेनेटिक का मतलब आप समझते हैं, और कोड का मतलब होता है रूल। नियम, या आप कह सकते हैं लॉ, कानून। किसका कानून? जेनेटिक्स का कानून, जो नियम बनाएगा। किस चीज़ का नियम बनाएगा? कि कौन सा कोडान किस एमिनो एसिड को कोड करेगा। इट इज, जेनेटिक कोड क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ 64 डिफरेंट कोडान्स। ये जिसे हम जेनेटिक कोड कह रहे हैं, ये 64 कोडान्स का कलेक्शन है। ठीक है, इनमें से आउट ऑफ दीज 64, the 3 codons are known as termination codons. इनको हम टर्मिनेशन कोडान्स कहते हैं। कितने में से? ये जो 64 डिफरेंट कोडान्स हैं, इनमें से 3 कोडान ऐसे हैं जिन्हें हम टर्मिनेशन कोडान कहते हैं। विल नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड। ये किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। रेस्ट जो 63 हैं, रेस्ट 61 कोडान्स कोड फॉर एनी एमिनो एसिड। इनमें से बाकी जो 61 है, दीज आर फंक्शनल कोडान्स and these have to code for any amino acid. कुल मिलाकर ये पहली बात तो ये जान ले कि ये एमिनो एसिड्स होते क्या हैं। एमिनो एसिड्स are the monomers, monomer units in a polypeptide chain। जिस बायोमोलिक्यूल को यानी पॉलीपेप्टाइड को हम बनाना चाहते हैं, उसके मोनोमर कौन है? ये एमिनो एसिड्स हैं। एंड देयर आर 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स दैट पार्टिसिपेट in the formation of polypeptide chain
फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। कह रहे कि साहब ये जो एमिनो एसिड्स हैं, दीज आर द मोनोमर यूनिट्स दैट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। संख्या कुल कितनी है इनकी? 20 है। ये संख्या टोटल 20 है। यही 20 एमिनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं क्या करने के लिए? ये पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करने के लिए। किसमें? हमारे शरीर के अंदर, इन आवर बॉडी, या अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर जो एमिनो एसिड्स यूनाइट हो करके पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं, इनकी संख्या 20 है और इनको हम कॉमन नेम रेजिड्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? दीज आर नोन एज एमिनो एसिड रेजिड्यूज। सभी एमिनो एसिड रेजिड्यू नहीं होते। एमिनो एसिड रेजिड्यूज वो होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड बनाने में भाग लेते हैं। ऐसे एमिनो एसिड्स जो कि पॉलीपेप्टाइड बनाने में भाग नहीं लेते, उनको रेजिड्यू नहीं कहते। तो रेजिड्यू वही होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड का हिस्सा होते हैं, और ये सभी एल एमिनो एसिड्स होते हैं, लीवो रोटेटरी होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एमिनो एसिड, यू नो। और ये सभी लीवो होते हैं, लीवो रोटेटरी एमिनो, एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं। एल और डी एमिनो एसिड्स दो होते हैं, परंतु नेचुरली हमारे शरीर में जो एल एमिनो एसिड्स होते हैं, केवल यही पॉलीपेप्टाइड बनाने में रोल प्ले करते हैं। तो इस बात को भी नोट कर लेंगे कि ओनली एल एमिनो एसिड्स पार्टिसिपेट इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ये केवल एल एमिनो एसिड्स होते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन ये होगा कि साहब ये एल और डी एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? बताते हैं, अभी नोट करते चलिए ये सब। तो कह रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर कुल मिलाकर के 20 एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। आइए और जानते हैं इसके आगे की कहानी। ये जो डी और एल एमिनो एसिड का कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, हकीकत में है क्या? ये एल और डी एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? पहले तो आप बात कर ले एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। व्हाट आर द एमिनो एसिड्स? ये एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? तो अगर हम बात करें मेथेन की, एक मेथेन में अगर देखें तो 4 हाइड्रोजन एटम होते हैं। केमिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और 4 हाइड्रोजन इनके साथ अटैच होते हैं। इनमें से इस हाइड्रोजन को हमने NH2 ग्रुप से इसको रिप्लेस कर दिया है। किससे रिप्लेस कर दिया? NH2 ग्रुप से। तो एमनो ग्रुप, NH2 ग्रुप कम and replaces this hydrogen atom, right? And carboxylic group come and replace this hydrogen atom. इसकी वजह से इस कंपाउंड का नाम एमिनो हुआ और इसकी वजह से इस कंपाउंड का नाम एसिड हुआ। बाकी कुछ नहीं, बाकी तो सब जानते हैं आप। ये कार्बन की चेन है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम एक से और कम नहीं हो सकता। एक से कम क्या होगा भाई? एक तो होगा ही। एंड इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, राइट? नाउ यू कैन से हियर दैट एमिनो एसिड्स आर द एमिनो डेरिवेटिव ऑफ मेथेन। ठीक, एमिनो डेरिवेटिव्स हैं किसके? मेथेन के। तो अगर हम यहां से एसिड ग्रुप को हटा दें तो ये प्राइमरी अमीन हो जाएगा, CH3NH2 हो जाएगा मेथाइल एमीन, तो ये प्राइमरी अमीन है। और एसिड लगा देते हैं तब ये एमीन ना होकर एमिनो एसिड हो जाता है। यानी कि किसी भी कंपाउंड से अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव कर दें तो ये कंपाउंड प्राइमरी एमीन हो जाएगा, राइट? ये सेकेंडरी एमीन भी हो सकता है, टर्शियरी भी हो सकता है। इस पर डिपेंड करेगा कि NH2 ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा है।
इतना डिटेल हम केमिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं, थोड़ी सी बात कर रहे हैं, केवल थोड़ी सी बात कर रहे हैं यहाँ पर एमिनो एसिड कंपाउंड की। तो आपको मालूम है कि कार्बन चेन जो होती है इट इज़ वेरी इनोसेंट। जो कार्बन चेन होती है हाइड्रोकार्बन, दिस रिफ्लेक्ट्स द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोकार्बन, यू नो, बट स्पेशलाइजेशन टेक्स प्लेस व्हेन some of the hydrogen atoms get replaced by special groups, and these special groups in organic chemistry language are called as functional groups. The function of biomolecule is provided by specific functional groups attached to the carbon chain. Otherwise this compound without functional group is treated as hydrocarbon, and this hydrocarbon either will be saturated or unsaturated. If it is saturated, known as alkane, otherwise alkene and alkyne, you know, आपने पढ़ा होगा बीएससी में। बट डेकोरेशन ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन चेन टेक्स प्लेस बाय द एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, यू नो, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स का अटैचमेंट करके चेन को डेकोरेट कर देते हैं, खूबसूरत बना देते हैं, है कि नहीं, जैसे आप अपने आप को डेकोरेट कर लेते हैं। अदरवाइज तो हाइड्रोकार्बन की जो प्रॉपर्टी है वो सब शो करेंगे। अब इस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप जोड़ते जाएंगे उसका स्पेशलाइजेशन होता जाएगा। तो NH2 ग्रुप जोड़ दिया तो एमीन की प्रॉपर्टी आ गई, और एसिड जोड़ दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टी आ गई। नाउ द कंपाउंड हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ primary amine or secondary amine or tertiary amine along with the acid, it is known as amino acid, and depending on the type of chain whether it is aliphatic or aromatic, if it is aliphatic the amino acid will be called as aliphatic amino acid, otherwise if it is having the aromatic chain benzene ring it is called as aromatic. तो amino acids aliphatic amino acids भी होते हैं, aromatic amino acids भी होते हैं। अब इनमें जो एक कॉमन ग्रुप होता है जिसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ द नंबर ऑफ कार्बन इज मोर देन 1 देन द टर्म R इज यूज्ड फॉर दिस। सपोज दैट कि इसमें अगर हम बात करें कि यहां पर H की जगह पर एक एल्काइल ग्रुप है या कोई एक R है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन वेरी कर रहा है, तो फिर हम इसका भी, ये भी एक इंपॉर्टेंस है। मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एमिनो एसिड विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस R आल्सो, वेदर इट इज एलिफैटिक और एरोमेटिक इसके आधार पर, वेदर इट इज पोलर और नॉन पोलर इसके भी आधार पर। बात समझ गए? तो इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी R डिसाइड करेगा, एमिनो ग्रुप डिसाइड करेगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये तीनों डिसाइड करेंगे इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी, अगर तीनों एक साथ हैं तो। बात समझ गए होंगे आप। अब यहां पर हमको उस कार्बन को देखना है जिसका नाम अल्फा कार्बन है। कौन है? अल्फा कार्बन। बिकॉज ऑल दीज एमिनो एसिड्स यूनाइटिंग इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। ये सब अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं जिनको रेजिड्यू कहा जाता है, जो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। सब क्या कहेंगे इनको? इनको कहेंगे कि ये अल्फा एमिनो एसिड रेजिड्यूज हैं। व्हाट आर दी अल्फा एमिनो एसिड्स? द कंपाउंड इन विच द एमिनो ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द अल्फा कार्बन ऑफ द चेन। किसी भी चेन में अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अगर एमिनो ग्रुप है तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एज अल्फा एमिनो एसिड। कितने लोग आप में से हैं जो अल्फा कार्बन का कॉन्सेप्ट नहीं जानते? बिल्कुल इनोसेंटली हाथ उठाए, जिन्हें नहीं पता, सभी लोगों को। ढेर सारे लोग हैं जिनको नहीं मालूम है, काफ़ी लोग हैं। शिवम को पता है और अंकित को पता है, बस बाकी को नहीं मालूम। अल्फा कार्बन होता क्या है आप जानिए। अभी आप समझ रहे हैं कि जो कार्बन चेन है ना, ये लंबी सी कार्बन चेन है, इसमें किसी कार्बन को हम अल्फा कहते हैं, उसके बाद वाला बीटा होता है, उसके बाद वाला गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन इस प्रकार होता है। बट द अल्फा कार्बन एंड बीटा कार्बन दीज हैव गिवन वेरी इंपॉर्टेंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये। बीटा चेन, बीटा कार्बन होता है, जैसे कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है, अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स होता है। तो आप अल्फा और बीटा का कॉन्सेप्ट तो समझ ही लें, बायोमोलिक्यूल्स में जरूरत पड़ेगी इनकी। अल्फा कार्बन, देखिए आप यहाँ जो चेन है ये हाइड्रोकार्बन की चेन है, इससे अटैच जो फंक्शनल ग्रुप होता है उनकी अपनी एक सुपीरियरिटी होती है। दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि फंक्शनल ग्रुप्स की अपनी एक क्या होती है? सुपीरियरिटी होती है। इनमें सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप कौन सा सुपीरियर होता है? इट इज़ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बाद कौन होता है? तब उसका उनका क्रम है, फिर उसके बाद कीटोन, एल्डिहाइड, फिर इसके बाद अल्कोहल, इन सब की प्रायोरिटी तय होती है। ईथर होता है, ये सब तय होते हैं। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चूंकि दो लगे हैं तो हमें ये देखना है कि विच फंक्शनल ग्रुप इज मोस्ट सुपीरियर। तो यू नो दैट द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मोस्ट सुपीरियर ग्रुप, दिस ग्रुप इज मोस्ट सुपीरियर ग्रुप, मोस्ट सुपीरियर ग्रुप, this one is most superior group. Yes, it is occupying the top position in the list of superiority of functional groups. जो फंक्शनल ग्रुप्स की लिस्ट है उसमें ये टॉप पर बैठा है, सुपीरियर मोस्ट ग्रुप है ये। इट इज गिवन वेरी वाइड इंपॉर्टेंस, राइट। तो सुपीरियर ग्रुप जो होगा वो जिस कार्बन से अटैच है दैट कार्बन विल बी ट्रीटेड एज अल्फा कार्बन।
इफ मोर देन वन कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द चेन, एक से अधिक कार्बन एटम अगर चेन में मौजूद हैं तो सुपीरियर ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज, क्या कहेंगे उसको, उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। बिकॉज इन दिस चेन दिस वन इज द अल्फा कार्बन, यू नो, इस कार्बन को हम क्या नाम देंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे, बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, हाइड्रोजन को तो भगा रहा है, कह रहा है तुम हटो हम जुड़े, तो हाइड्रोजन हटेगा, ये इससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से डायरेक्ट लिंक हो रहा है। तो यहां पर जो सुपीरियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से अटैच होगा दैट कार्बन विल बी ट्रीटेड एज अल्फा कार्बन। ठीक है, बालाजी पढ़ा रहे हैं यहाँ केमिस्ट्री, ये बायोकेमिस्ट्री मिक्स्ड है, क्योंकि बिना ये सब जाने हुए हम जेनेटिक कोड पर चलें अच्छी बात नहीं है। तो पहले मोनोमर्स के बारे में जान लें कि जिन एमिनो एसिड को ये कोड कर रहा है जेनेटिक कोड, तो हम पहले ये तो जान लें कि वो है क्या, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ी सी बात इसमें जाननी है। तो आप समझ गए कि फंक्शनल ग्रुप में सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा कार्बन माना जाएगा, इसके बाद वाला बीटा, इसके बाद वाला डेल्टा, इस प्रकार लिखा जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे ये चेन है, सपोज दैट 1 2 3 4 कार्बन है इसमें, इनमें से जो फंक्शनल ग्रुप है COOH यहां पर अटैच है, तो इस कार्बन को हम तुरंत अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मानेंगे, इसको डेल्टा मानेंगे, इसको एप्सिलॉन मानेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, राइट। अब अगर आपका फंक्शनल ग्रुप ये एमिनो एसिड अगर NH2 ग्रुप यहां पर जुड़ा हुआ है तो ये बीटा एमिनो एसिड हो जाएगा, राइट। लेकिन बीटा एमिनो एसिड हैज नो राइट टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड चेन, बीटा एमिनो एसिड्स नेवर एंटर द पॉलीपेप्टाइड चेन, केवल अल्फा एमिनो एसिड जिनको रेजिड्यू कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करने में यही इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए हमारा जो NH2 ग्रुप होगा, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग इट्स पोजीशन ऑन बीटा, इट इज अटैच्ड टू द अल्फा पोजीशन। नाउ दिस कंपाउंड इज नोन एज अल्फा एमिनो एसिड। रेस्ट जो बाकी जो चेन है यहां से लेके यहां तक ना, हम इसे R कहते हैं, क्या कहते हैं, इट इज R, वही R हमने यहां पर लिखा है। बात समझ में आ गई कि अल्फा कार्बन को छोड़कर बाकी जितने कार्बन की चेन है वो सब क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, साइड चेन में आ जाएगा, तो उस चीज को हमने यहां पर R लिखा है, राइट। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो NH2 है, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है एमिनो एसिड का। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड कौन है, तो आपके सामने सिंपलेस्ट एमिनो एसिड हम दिखा रहे हैं कि जहां पर केवल एक ही कार्बन हो, अर्थात इसमें R ना हो, ऐसे कंपाउंड, ऐसा एमिनो एसिड जिसमें R ना हो, केवल एक ही कार्बन हो, उसे हम क्या मानेंगे, उसको हम सिंपलेस्ट एमिनो एसिड मानेंगे। यानी कि हम इसको अगर कहें कि ये कार्बन है, इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके साथ NH2 ग्रुप है, और इसके साथ हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन है, तो इट इज द सिंपलेस्ट, क्योंकि एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है, और ये आपका अल्फा कार्बन है, एक ही कार्बन, चाहे उसको अल्फा समझो बीटा जो भी उनका समझो, ठीक। बाकी यहां पर R है ही नहीं, तो ये जो है ये सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, एंड इट इज द ग्लाइसिन। इस एमिनो एसिड को हम ग्लाइसिन कहते हैं, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड, लिख लेंगे। और ये ग्लाइसिन हमारे पॉलीपेप्टाइड का हिस्सा होता है, दिस टेक्स पार्ट इन पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन, इवन इट इज नॉट कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ आइदर L और D एमिनो एसिड, ना तो इसको L मानेंगे ना इसे D मानेंगे, फिर भी ये पॉलीपेप्टाइड चेन का हिस्सा होता है ग्लाइसिन। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड दैट इज प्रेजेंट इन आवर पॉलीपेप्टाइड चेन। बात समझ में आ रही है, सबसे सिंपल फॉर्म में एमिनो एसिड है ये, जिसमें कोई R नहीं है, अल्फा कार्बन है और दो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक और दूसरा एमिनो, जिसकी वजह से इसको एमिनो एसिड कहते हैं। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड एंड इट आल्सो टेक्स पार्ट इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। रेस्ट अदर कौन कौन से हैं, रेस्ट जो अदर हैं बाकी अन्य, उनमें एक से ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन कायरल कार्बन है, ये मिटाएं सारा, हाँ ना मिटाएं, मिटा दें। कॉन्सेप्ट ऑफ कायरलिटी एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, जरा इसको समझिए। कॉन्सेप्ट ऑफ कायरलिटी, यहां पे आप देखेंगे कि एक कार्बन है, सपोज करो कि ये R है,
इधर NH2 ग्रुप है जिसकी वजह से हम इसको एमिनो कह रहे हैं, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसकी वजह से हम इसको एसिड कहते हैं, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है. दिस वन इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दिस वन इज द MnH2 ग्रुप, एंड हियर द कार्बन starred here. This starred carbon is known as chiral carbon. The starred carbon here is the chiral carbon. इस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं. जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन होते हैं उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having the chiral carbon known as optically active compounds. ऐसे कंपाउंड्स को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है. जिन कंपाउंड्स पर कायरल कार्बन है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. कंपाउंड्स हैविंग द कायरल कार्बन. आप सभी लोगों के मन में ये उठ रहा होगा कि कायरल कार्बन क्या बला है. तो जो लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है इसमें से कुछ लोग मिलिट्री साइंस वगैरह पढ़े हों BSc में, या केमिस्ट्री पढ़े हुए बहुत दिन गुजर गए. वंस अपॉन ए टाइम आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री. हैं आई यूज्ड टू स्टडी व्हाट इज कायरल कार्बन. बहुत दिन बीत गए साहब, 5-6 साल की बात है. इतनी लंबी स्टोरी कौन याद रखता है? कितने लोगों को पता है कायरल कार्बन क्या है? बहुत कम लोग. कायरल, शिवम डू नो? हाँ वही तो हाथ तो उठाना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस नहीं है. यही तो हम कह रहे हैं कायरल कार्बन क्या होता है. तो कह रहे हैं कि ऐसा कार्बन, कितनी वैलेंसी कितनी है कार्बन की? 4. अब ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज एक ही ग्रुप से ना सेटिस्फाई हो, अलग अलग ग्रुप या अलग अलग एटम से सेटिस्फाई हो, वो कायरल है. उसको एसिमेट्रिकल कार्बन एटम कहा जाता है. ध्यान दीजिए यहां पर, इसकी एक वैलेंसी R से सेटिस्फाई है. R कुछ भी हो सकता है, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाली कोई चेन हो सकती है. एक यहां पर NH2 ग्रुप है, डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, और एक हाइड्रोजन एटम है. इसका मतलब कि ये जो कार्बन है वो क्या है? ये कायरल कार्बन है, एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है. कायरल कार्बन, और इसका दूसरा नाम क्या है? जिस कंपाउंड में एटलीस्ट केवल एक कार्बन भी हो एसिमेट्रिकल कार्बन, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है. यही चीज मैंने लिखा है यहां पर कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है. तो व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिकली एक्टिव? इट हैज द टेंडेंसी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन आइदर लेफ्ट हैंड और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट हैंडेड. ऐसा कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो क्या करेगा? वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है? या तो वो घड़ी की दिशा में घुमा देता है या घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाता है. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कराता है. ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव माना जाता है. अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा है तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, या उसको हम डी कंपाउंड कहते हैं. अगर वो उसको बाईं तरफ घुमाता है तो हम उसको लेबो रोटेटरी कहते हैं या एल कंपाउंड कहते हैं. अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि साहब ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट ही कौन सी बला है? तो नई नई चीजें पढ़ रहे हैं, बहुत दिन हो गया पढ़े हुए, बताइए ना ये क्या चीज होता है. तो आप समझिए, जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है, ये पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है? ये जो पोलराइज्ड लाइट होती है, इसका जो वाइब्रेशन प्लेन होता है वो सभी 3D होता है. वो 3D का मतलब सभी पॉसिबल डायरेक्शन में वो वाइब्रेट कर रहा होता है. लाइट, जरा यूँ समझिए आप. सपोज करो कि ये लाइट का सोर्स है, सपोज दैट ये लाइट सोर्स है, यहां से लाइट निकल रही है. अब ये इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर रहा है लाइट.
ये लाइट सोर्स है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो प्लेन हम दिखाएंगे ना, ऐसा ऐसा, इस प्रकार से, ऐसा, ये सभी पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशन का मतलब ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है, ऐसे तिरछा कंपन कर रहा है, तो इधर वाला भी तिरछा कंपन कर रहा है। इट इज वाइब्रेटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। नाउ इट इज नोन एज द नॉन पोलराइज्ड लाइट। जैसे भगवान का ओरा होता है, दोनों ओरा 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 होता है ना, रेज निकलते हुए सिर में दिखाया जाता है। भगवान जी का जब देखा होगा अपने यहाँ हिंदू मैथोलॉजी में बताया गया है, जब तस्वीर किसी दिखाते हैं किसी देवता की, उसकी तो रेज निकलती हुई दिखाते हैं, चेहरे पर चमक है, और ये एनर्जी है रेडिएट कर रही है सभी पॉसिबल डायरेक्शन में, तो इसे नाचता रहता है। अगर ऐसा नहीं तो साथी की बारात का वीडियो देखा होगा, वीडियो विवाह का, तो जिसमें वो ब्रास बैंड और ये सब जब चलते हैं तो सिर पर लेकर चलते हैं ना रोशनी वाला, तो जो रोशनी देखिए वो तो वाइब्रेट करती हुई स्क्रीन पर आपको दिखाई देती है कि वो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलराइज लाइट बोलते हैं। नॉन पोलराइज का मतलब वो हर दिशा में वाइब्रेट कर रही है। अब इसके रास्ते में अगर कोई क्रिस्टल रख दें, जैसे टूरमैलिन क्रिस्टल रख दे रहे हैं, अब इसमें स्लिट्स होती हैं, क्रिस्टल में स्लिट्स होती हैं, जैसे ये स्लिट है, ये झरोखा है, इधर से निकलना है तो जितनी तिरछी लाइटें हैं सब कट जाएंगी, केवल एक ही पैटर्न लाइट का इधर से पास होगा। वो कौन सा पैटर्न है? केवल ये है, बाकी सारे कट जाएंगे। जो तिरछी है ये रुक जाएगी, ये तिरछी है ये भी रुकेगी, जो सीधी है वो तो ऐसे प्लेन में निकल गई, लेकिन एक जो ये वाली पैरेलल प्लेन जो इसके पैरेलल है वो ऐसे जाएगी। तो अब लाइट कैसे वाइब्रेट कर रही है? देखिए लाइट कैसे वाइब्रेट कर रही है, ऊपर नीचे इस प्रकार वाइब्रेट कर रही है। तो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने वाली लाइट को पोलराइज लाइट कहते हैं, और जिस प्लेन में वो वाइब्रेट कर रही है ये उसका प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट कहलाता है। तो ये लाइट जो यहाँ से पास हो रही है ये कौन है? ये पोलराइजर है, हम इसको पोलराइजर मानेंगे, टूरमैलिन क्रिस्टल या कुछ और रख लेते हैं। और ये जो है ये पोलराइज्ड लाइट है, इट इज द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। It is the plane of polarized light because it is vibrating in this plane। ऐसा ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है इस तरह से, केवल एक ही प्लेन वाला इसमें से पास हो रहा है, बाकी सब कट गए। अब ये लाइट क्या है? मजबूर है एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने के लिए, तो यही चीज है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अब जो एमिनो एसिड है ये दो वैरायटी में है, एक डी एमिनो एसिड और दूसरा एल एमिनो एसिड। अब अगर डी एमिनो एसिड के लिए जो है हम अगर कहें कि कांच के गिलास में हमने डी एमिनो एसिड का सॉल्यूशन ले लिया है, ये कौन है? डी एमिनो एसिड है, सपोज दैट, इसका सॉल्यूशन ले लिया आपने, और ये है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। अगर इधर से पास हो रही है तो या तो ये इस डायरेक्शन में झुक जाएगी ऐसा, तो किधर घूम रही है? जब ये लाइट इस सॉल्यूशन से पास हो रही तो झुक जा रही है थोड़ा सा, देखिए ऐसे स्ट्रेट है अभी, अब इधर से ऐसे जब पास करेगी तो झुक जाएगी थोड़ा सा। और झुकाने की यह जो प्रॉपर्टी है ना इस कंपाउंड की, यही इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। तो अगर ये घड़ी की दिशा में घुमा रही है तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहेंगे। जैसे डी ग्लूकोज है, बायोलॉजी में पढ़ेंगे आप, डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज पढ़ेंगे, डी ग्लूकोज पढ़ेंगे, ऐसे डी एमिनो एसिड्स होते हैं, ऐसे एल एमिनो एसिड्स होते हैं। तो अगर मान लो कि ये एमिनो एसिड का सॉल्यूशन है डी एमिनो एसिड, तो दिस विल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये कैसा ले रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहा है। तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसलिए ऐसे एमिनो एसिड को क्या बोलेंगे? डी एमिनो एसिड। ध्यान रहे कि ये डी एमिनो एसिड्स हमारे शरीर के अंदर पॉलीपेप्टाइड का निर्माण नहीं करते, ठीक है? ये भाग नहीं लेते प्रोटीन बनाने में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डी एमिनो एसिड्स डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इन आवर बॉडी, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाते। इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं, मैं भी आपको नोट करा रहे हैं। और अगर इस सॉल्यूशन को हम कह दें कि ये एल एमिनो एसिड है, सपोज दैट अगर ये एल है तो दिस विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन। अब क्या हो जाएगा कि अब आपकी जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है वो किस दिशा में मूव करेगी? है ऐसा रोटेट, ऐसे हो जाएगी, ऐसे, इस प्रकार से। तो हम इसको क्या बोलेंगे? लेवो रोटेटरी। एल फॉर लेवो, एल फॉर लेवो एंड डी फॉर डेक्स्ट्रो। अब बात समझ गए ना, डी एमिनो एसिड और एल एमिनो एसिड। ध्यान रहे कि हमारी बॉडी में पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करने वाले ये कौन से होते हैं?
ये एल एमिनो एसिड्स होते हैं। इसी बहाने देखो बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टॉपिक निकाल रहे हैं आपको, एमिनो एसिड पूरा पढ़ा डाला इसी में है, क्योंकि इसको हमें पॉलीपेप्टाइड का हिस्सा घोषित करना है। तो कैसे होगा इसको जानिए, वर्सेटाइल लेक्चर है, कुछ छोड़ो ना, रास्ता में जौन समझ में आवे वो का सब रख लो, क्योंकि आगे ये काम आएगा। समझ गए आप? एल एमिनो एसिड और डी एमिनो एसिड्स ये क्या होते हैं? लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो कौन सा एमिनो एसिड हमारी प्रोटीन का हिस्सा है? दिस वन, एल एमिनो एसिड्स। हालांकि इस नियम के एक्सेप्शंस भी हैं। थोड़ी सी बात हमने यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बताई है, और ये पूरा केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री, हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं उस पर। एक जमाना था जब हम केमिस्ट्री पढ़ाते थे, तूती बोलती थी, इसी स्टाइल में केमिस्ट्री पढ़ाते थे। लिख लिया सभी ने? नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब बात कर रहे हैं, ये पॉइंट हमको मेंशन करना जरूर है, क्या? Only L amino acids take part in the polypeptide formation. लेकिन इस नियम के अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन टू दिस थ्योरी। अगर हम बात करें एक्सेप्शन, तो बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकान होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होता है उसमें? पेप्टाइडोग्लाइकान होता है। इसका नाम पेप्टाइडोग्लाइकान क्यों पड़ा? ग्लाइकान फॉर कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइडो फॉर प्रोटीन। तो ये जो है कंपाउंड क्या है? कंपाउंड है, जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है पेप्टाइड का और ग्लाइकान चेन कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर, ओलिगो प्रोटीन है ये। ओलिगोसैकेराइड और पेप्टाइड लिंकेज मिल करके ग्लाइको प्रोटीन दे रहे हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकान कहिए या ग्लाइको प्रोटीन, ये क्या है? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है। तो इसमें डी और एल दोनों प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं। हैव डी एंड एल बोथ काइंड ऑफ एमिनो एसिड्स। इस नियम का अपवाद है। और कौन दूसरा एग्जाम्पल कौन है? यहां पर दूसरा एग्जाम्पल है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। इसमें भी डी और एल एमिनो एसिड्स दोनों पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कौन से एमिनो एसिड्स हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन बनाने में रोल प्ले करते हैं, तो आपको क्या बताना है? ये केवल एल एमिनो एसिड्स होते हैं सामान्य तौर पर हमारी बॉडी में, लेकिन बैक्टीरिया की सेल वॉल यानी पेप्टाइडोग्लाइकान में, और पेनिसिलिन भी हमारे शरीर में नहीं बनता, ये बाई प्रोडक्ट होता है, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म का परिणाम है। किसमें? बैक्टीरिया में। दो प्रकार का मेटाबॉलिज्म होता है माइक्रोब्स में, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म, जैसे कि ग्लाइकोजन का निर्माण, क्या नाम है, ग्लाइकोजन से, ये ग्लूकोज से उसको ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकालना है, ग्लाइकोलाइसिस, आगे उसका ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। तो ये क्या है? ये प्राइमरी मेटाबॉलिज्म है। और सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म जीने के लिए ज़रूरी नहीं है, परंतु जीने की स्टाइल को थोड़ा अच्छे से कर देने के लिए होता है सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। जैसे बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया को सामान्य अपने को क्या चाहिए? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट चाहिए। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जनरेट करने के लिए सामान्य तौर पर जो रिक्वायरमेंट्स वो पूरा करेगा, वो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म है। अब सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म ये है कि जब अपना खाने पीने का हो गया तो घर में फिर क्या मामला है? स्विमिंग पूल होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, तो वो होना चाहिए। तो ऐसे बैक्टीरिया अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। कैसे? एंटीबायोटिक बनाकर। तो ये सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म उसका हो गया, जो उसके जीने के लिए जरूरी नहीं, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। समझ गए ना? हम लोगों के लिए क्या जरूरी है? पहले खाना, बाद में कपड़ा, फिर मकान भी हो जाए तो ठीक है कि नहीं? नहीं तो मकान और कपड़ा हो या ना हो, लेकिन बिना खाने के तो जीवन नहीं चलेगा, आदमी मर जाएगा। तो हमारी प्राइमरी नीड तो भोजन है, सेकेंडरी कपड़ा है और मकान है, क्योंकि जानवर कपड़ा तो पहनते नहीं है कि नहीं? तब हम थोड़ा शर्म संकोच हो गई तो कपड़ा पहनते हैं,
सिविलाइज्ड हो गए। कहते हैं मानव सभ्य होता है, जानवर सभ्य नहीं है। सभ्य इसीलिए कि कोई हमको जानवर कर दे तो मारने लगेंगे उसे, कि हम तो सिविलाइज्ड होते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ है, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात। लेकिन ये हमारी प्राइमरी नीड कौन है? भोजन। सेकेंडरी नीड में ये सारी चीज़ें आती, पंखा हो, एसी हो, ये सब चीज़ हो। ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं अपना इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए कि ये देख मेरा इलाका है, इसमें तुम मत आना, नहीं तो हम तुम्हारे लिए जहर पैदा कर रहे हैं, और उस जहर का नाम है एंटीबायोटिक। बस मनुष्य ने इसको पहचान लिया कि एक बैक्टीरिया दूसरे के लिए जो जहर पैदा कर रहा है, तो वो जहर अगर हम बना लें तो ये वाला बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में आएगा तो हम इसको देख लेंगे, यही वाला जहर खिला देंगे, बस काम हो जाएगा। इसीलिए एंटीबायोटिक से हम तमाम प्रकार के जीवाणुओं का कंट्रोल करते हैं। फिलहाल उधर हम डिटेल नहीं जा रहे हैं, यहीं पर रह रहे हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें डी और एल एमिनो एसिड दोनों पाए जाते हैं। अब आइए अपने में 20 एमिनो एसिड वो कौन से हैं, तो कह रहे हैं कि साहब ये हैं तो ग्लाइसिन प्लस 19 अदर्स। ग्लाइसिन है, ये तो रहेगा क्योंकि ये डी और एल में बटा नहीं है, प्लस 19 अदर एल एमिनो एसिड्स। इन्हें मिलाकर कितने हो गए? 20। लेकिन डी एमिनो एसिड्स ना बाबा ना, ये 19 हैं, इनको हटा दो। तो 19 ये वाले और प्लस ग्लाइसिन लेकर टोटल कितने हो गए? यही 20 एमिनो एसिड्स हैं जिनको कोड करने के लिए ये कोडान्स हैं मैसेंजर आरएनए के। अब हम सीधा वहीं पर आ रहे हैं। इन्हीं 20 एमिनो एसिड्स को कोड करने के लिए हमारे पास कोडान्स होने चाहिए। एक कोडान 3 नाइट्रोजन बेस का समूह है। ऐसे कुल मिलाकर 64 कोडान हैं, जिनमें से 3 कोडान बेकार हैं, वो कोई काम नहीं करते, वो केवल चेन को टर्मिनेट करते हैं, वो किसी भी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। बाकी 61 कोडान्स किसी न किसी एमिनो एसिड को कोड करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो जेनेटिक कोड है, हमारे दूसरे लेक्चर में इस जेनेटिक कोड के फीचर के बारे में पढ़ेंगे और इससे जुड़ी हुई इतिहास भूगोल की बात करेंगे, वैज्ञानिकों के नाम जो जुड़े हैं, क्योंकि इस पर कुछ साइंटिस्ट के नाम पूछे जाते हैं, नेरेनबर्ग जैसे हैं पूछे जाते हैं, हरगोबिंद खुराना के बारे में पूछा जाता है, तो कुछ साइंटिस्ट जो इनसे जुड़े हुए हैं, क्लग का नाम पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। क्रिक का नाम पूछा जाता है ना। तो इन सभी वैज्ञानिकों के नाम इनसे किस प्रकार से जुड़े हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है इनका, और जेनेटिक कोड का फीचर क्या है, यही इस टॉपिक में अपने दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और अगला लेक्चर, उसके बाद का जो लेक्चर होगा वो ट्रांसलेशन पे हम सीधा आएंगे प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म पर। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।